प्रदेश में महिला अनाचार का मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल में मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। प्रदेश में पुलिसकर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग ने नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की। और थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 3 से 12 मार्च तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में महिला अनाचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं का मामला आज विधानसभा में जोर शोर से उठा। मुख्य विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए सदन का काम रोककर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष ने कल भी प्रदेश में घटित हो रहे अपराध का मुद्दा उठाया था। इस दौरान स्थगन की ग्राह्यता पर विपक्ष ने अपनी बात रखी थी, इसीलिए इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं कराई जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सदन से बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस विषय को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था। छत्तीसगढ़ में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस बात को लेकर के हम लोग स्थगन दिए थे और भारतीय जनता पार्टी उसमें चाहती थी कि पूरा चर्चा हो। हम लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया और अंत में सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और स्थगित होने के बाद में इस बात को शासन के ध्यान में हम लोग लाने में सफल हुए। विधानसभा में आज शराब के मुद्दे को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में आबकारी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के में भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने शराब की बिक्री से प्राप्त राशि के बारे में जानकारी मांगी। इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सदन से बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महासमुंद जिले से लगभग 5.25 करोड़ रुपए की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं हो पाई है। आज शिवरतन शर्मा ने शराब के बिक्री के बारे में, घोटाला के बारे में सवाल किया था। हमारे यस बैंक ने, जो पूरा छत्तीसगढ़ में एक बैंक में घोटाला हुआ है, हम लोग उसको पकड़ा, ऑडिट करके पकड़े। उसके सरकार के समय भी हुआ घोटाला, उसको उजागर करने का काम भूपेश बघेल का सरकार ने किया है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग विभाग के प्रबंधक को जमीन के आवंटन में बंदरबाट किए जाने के आरोप में निलंबित करने की घोषणा भी की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की अब कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए इस संबंध में व्यवस्था करने के निर्देश सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। रायपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली से आने वाले यात्रियों सहित सभी यात्रियों के निर्धारित एसओपी अनुसार कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली से रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की भी
कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय एंट्री पॉइंट पर की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इस बीच दुर्ग जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि बड़े शहरों और अन्य राज्यों से जिले में आ रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,11,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,04,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 3,000 कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,809 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दूसरी ओर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 1,21,65,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार जल्द ही 50 वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने वाली है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि यह टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए चलाया जा रहा है। कोरोना टीका अभियान के संबंध में कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत की है। सभी ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे सभी लोगों को लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं डॉक्टर रुचि दुबे हूँ, नेत्ररोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कोविड वैक्सीन लगवाया है 5 फरवरी को। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे साथ मेरे पूरे स्टाफ ने 15 लोगों ने लगाया। एक आध जिनको मामूली सा बुखार आया, पर बुखार वैक्सीन के बाद आ सकता है, क्योंकि कितनी बार अपन बच्चों को डीपीटी वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें से 100 बच्चों को लगाओ तो 5 बच्चों को बुखार आ जाता है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। पर वो आपके शरीर के लिए तो अच्छा है ना। तो कोविड वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। आपको जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो गलत फैलाई जा रही है, और सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है। चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ जो जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं या जितने भी सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चिंत हो कि इस वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया इस वैक्सीन को लगाने के बाद, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो भ्रांति के रूप में समाज में फैला हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत हो कि वैक्सीन लगवा सकते हैं, और कोरोना को नियंत्रित करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, निश्चिंत होकर निर्भीक होकर वैक्सीनेशन करवाएं। इस संबंध में डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि कोरोना टीका सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि टीके को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न फैलाएं और टीका अवश्य लगवाएं। तो मुझे लगता है सामान्य सभी घरों के बच्चों को जैसे हम टीका लगा के बड़े हुए हैं और समय समय पर बहुत प्रकार के टीके लगते हैं, बिल्कुल एक सामान्य वैक्सीन की तरह से ही ले और वैसे ही इफेक्टिव रहेगा, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे उनका नाम शेड्यूल में आता जाता है तो सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, और सभी लोगों को दूसरे जो सामान्य लोगों को प्रमोट करें कि वैक्सीन को एक्सेप्ट करें, लगवाएं, और किसी प्रकार की भ्रांति या उसके बारे में खराब चीज़ें ना फैलाएं, बिल्कुल भी। उल्लेखनीय है कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें दूसरी खुराक 28 दिनों के भीतर दी जाएगी। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में पुलिस कर्मियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य के ऐसे पुलिस जवानों को बुलाया गया है जो अलग अलग प्रकार के नशे की लत से ग्रसित हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने अमलेश्वर स्थित 3री बटालियन में आयोजित इस व्यसन मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को विभिन्न व्यसनों से दूर करने के लिए ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह नई सुबह का कार्यक्रम आयोजित आज से प्रारंभ कर रही है, जिसके तहत हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को सभी व्यसनों से मुक्त करेंगे। उनके लिए हम एक विशेष कोर्स चला रहे हैं और करीब 15 दिन का ये कोर्स है और विश्वसनीय और मजबूत पुलिस की दिशा में उनके परिवारों को और हमारे जवानों को सभी व्यसनों से मुक्त करके सुखी समृद्ध परिवार की दिशा में बढ़ाने का ये कदम है। श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि 30 जवानों का बैच बनाकर 15 दिनों का विशेष कैंप आयोजित करके काउंसलिंग की जाएगी। पहले चरण में 30 लोगों को हमने रखा है और ये लिस्ट ये पूरे सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें शामिल करना है। ये शुरुआत की गई है और उनका मेडिकल चेकअप और सबको जिनमें कोई व्यसन है और नहीं भी है तो भी ये जारी रहेगा कार्यक्रम और सबको इसमें धीरे धीरे करके सबको बुलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नई सुबह कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में जवानों को योगा, मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी के जरिए नशे की लत से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। शिविर में डॉक्टरों द्वारा पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के साथ ही साइकियाट्रिस्ट जवानों की काउंसलिंग कर उनका उपचार भी करेंगे। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए ऋण वितरण के लिए उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा एक बार फिर से करनी चाहिए। थल सेना भर्ती रैली का आयोजन आगामी 3 से 12 मार्च तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। भर्ती रैली की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस रैली में 40,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली के बारे में पूछताछ के लिए जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों को उपस्थिति दिनांक की सूचना भेजी जा चुकी है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले का कोविड-19 फ्री सिस्टमेटिक प्रमाण पत्र देना होगा। के बचाव के लिए जो आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो रैली का समय है उसको बढ़ाया गया है। पूर्व में ये रैली लगभग 5 या 6 दिनों में होती थी, जिसको अभी 9 या 10 दिनों का रखा गया है। दूसरा चीज, इसमें सभी बच्चों के से एसिम्प्टोमेटिक होने का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। तो इस भर्ती रैली में अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले का कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक प्रमाण पत्र देना होगा। और थल सेना भर्ती रैली के बारे में विस्तृत जानकारी दुर्ग जिले की अधिकृत वेबसाइट लिंक durg.gov.in पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय नीति आयोग नई दिल्ली के अटल इनोवेशन मिशन के तहत महासमुंद जिले में 25 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। इसके अलावा जिले में नई एटीएल भी संचालित की जा रही हैं। इन एटीएल स्कूलों के प्राचार्यों को एटीएल की तकनीकी, आर्थिक और नवाचारी गतिविधियों से अवगत कराने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलसोंडा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी जगदीश सिन्हा ने बताया कि एटीएल की तकनीकी, आर्थिक और नवाचारी गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सर, नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हमारे संस्था में 2018 को हुई है और अभी वर्तमान में
25 अटल टिंकरिंग लैब जिला महासमुंद में स्थापित हो गई है। यहाँ पर नीति आयोग का एक उद्देश्य है कि बच्चों में एक विचार, इनोवेट विचार आए और उस इनोवेट विचार को यहाँ पर अपना इनोवेशन कर सके। इस उद्देश्य से ये अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई है। इस अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे स्किल डेवलपमेंट से भी जुड़ सके, ये नीति आयोग का एक अहम उद्देश्य भी है। वहीं कार्यशाला में विद्यार्थियों द्वारा अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से तैयार मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अटल टिंकरिंग के माध्यम से मॉडल बनाने वाली छात्राओं का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों की मदद से उन्होंने ये मॉडल तैयार किए हैं। सर, अभी हम लोग ने जो स्मार्ट हेलमेट बनाया है, ये इसका उद्देश्य यह है कि लोग अभी जो हेलमेट यूज करते हैं तो कई लोग हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाते, साथ ही साथ अल्कोहल लेकर बाइक चलाते हैं सर, जिससे एक्सीडेंट होता है। तो हमारा इसने हमें स्मार्ट हेलमेट बनाया सर, जिसका उद्देश्य यह है यदि आप हेलमेट नहीं पहने हो तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा सर, और यदि आप हेलमेट पहने हो साथ ही साथ अल्कोहल लिए हो तो भी आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा सर। मैं अटल टिंकरिंग माध्यम से बनाई हूँ। ये वाटर फ्लो सेंसर है, मतलब इसमें फ्लो होता है, मतलब इसको ना फ्लो, मतलब पानी फ्लो होता है ना, तो ये प्रदर्शित करता है। इससे हमें मतलब ना पानी का दुरुपयोग भी नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा कि मतलब पानी वेस्ट हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा, जिससे हम मतलब पानी वेस्ट ना हो करके इसको हम बंद कर देंगे। कार्यशाला में शामिल होने आए प्राचार्यों और शिक्षकों ने टिंकरिंग लैब के माध्यम से तैयार किए गए मॉडल्स की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर 2 बार सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल में विधायक विनय जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के विकास और उद्योगों को आवंटित भूमि का मामला उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के औद्योगिक विकास का कार्य प्रगति पर होने के कारण उद्योगों को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। सदस्य विनय जायसवाल ने बताया कि प्रबंधक द्वारा मनमाने तरीके से 17 लोगों को औद्योगिक भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने इस मामले में प्रबंधक को निलंबित करने की घोषणा कर दी। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने देसी विदेशी शराब बिक्री से होने वाली आय के बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में देशी शराब की बिक्री से 6,279 करोड़ और विदेशी शराब से 5,870 करोड़ रुपए की आय हुई है। श्री लखमा ने यह भी बताया कि महासमुंद जिले से लगभग 5.25 करोड़ की राशि सरकार के अकाउंट में जमा नहीं हो पाई है। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में संबंधित यस बैंक और प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई करने की मांग की। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सामान्य तौर पर 7 दिनों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवेचना अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन सवाल आने तक 317 पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित थीं। उन्होंने कहा कि अब हर महीने पोस्टमार्टम कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने क्वारंटाइन सेंटरों में वित्त आयोग की राशि खर्च करने का मामला उठाते हुए पूछा कि जो राशि खर्च नहीं की गई है क्या उसे लौटाया जाएगा। इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शासन स्तर पर जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। शून्यकाल में मुख्य विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने प्रदेश में महिला अनाचार और दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़ गए हैं और प्रदेश की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने इस विषय पर चर्चा कराने का आग्रह किया। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल और रंजना साहू ने भी प्रदेश में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होगी तो कई तथ्य सामने आएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म की लगातार घटनाएं प्रदेश के लिए भयावह स्थिति है।
बाद में स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया। शोर शराबे के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए राजिम संगम में कुलेश्वर मंदिर के पास जमा हो चुकी सिल्ट का मामला उठाया। इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पैरी और महानदी में निर्मित कई एनीकटों में भी ये समस्या देखी गई है। लोग स्वयं के साधन से सिल्ट हटाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें अनुमति दी जाए। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से धान खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया और गिरदावरी संबंधित जानकारी मांगी। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राजस्व विभाग से गिरदावरी की जानकारी मिलेगी। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू कराई गई और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्रवाई की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।